हमारा देश कोरोना की जबरदस्त लहर से जूझ रहा है और कोरोना का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। 3,14,000 पिछले 24 घंटों में और 2,000 से ज्यादा की मौत। ये बहुत डराने वाली बात है, ये बहुत खतरनाक बात है। तो पूरा देश इस समय बस यही दुआ कर रहा है कि किसी भी तरह से बुरा वक्त कट जाए, ये कोरोना टल जाए। आज कोरोना के नए केसेस ने 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। इतने ज्यादा मरीजों के बोझ से हमारे देश का सिस्टम अब चरमराने लगा है। उन मरीजों के लिए आफत की घड़ी है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। अस्पताल तो ऑक्सीजन न होने की बात कहकर अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन मरीजों की सोचिए उनका क्या हाल होगा। मरीजों और तीमारदारों के लिए ये बेहद बेहद मुश्किल घड़ी है। उन्हें पता नहीं किस समय उनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उनकी सांसें थम जाएंगी। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। ऑटो में लेटे मरीज की सांस फूल रही है। पत्नी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों के चक्कर काट चुकी है। कहीं कोई भर्ती को तैयार नहीं। ऑक्सीजन खत्म है, वहाँ ले जाओ, जहाँ बता रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, भर्ती कोई नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। एम्बुलेंस में दर्द से कराहती इस बुजुर्ग महिला को तो तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत थी। एक तरफ महिला दर्द से तड़प रही थी तो दूसरी तरफ महिला के परिजन अस्पताल दर अस्पताल इलाज के लिए भटक रहे थे। दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर काटते ये परिवार गाजियाबाद के संजय नगर स्थित अस्पताल पहुंच गया। यहां से उन्हें कहा गया कि पहले कोरोना रिपोर्ट लाएं। यहां से मरीज को एम्बुलेंस से सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर महिला ने दम तोड़ दिया। हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल देखिए। ये परिवार दिल्ली से इलाज के लिए गाजियाबाद पहुंच गया, जबकि इस वक्त दिल्ली अपने आप में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का नमूना बन गई है। अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। आज सुबह तक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1.5 से 2 घंटे का ऑक्सीजन स्टॉक बाकी था। RGSSH अस्पताल में रोजाना 5 से 6 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस अस्पताल में 900 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। इसी तरह दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल में 2 घंटे का ऑक्सीजन बाकी रह गया। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक जो वेंडर ऑक्सीजन की सप्लाई करता था उसने रात से ही बातचीत बंद कर दी है। सरोज अस्पताल में 130 कोरोना मरीज भर्ती हैं। पश्चिम दिल्ली के बड़े अस्पतालों में एक चानन देवी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। यहाँ करीब 200 कोविड मरीज भर्ती हैं। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है। कभी इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कभी उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इस हॉस्पिटल में 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई। मैंने खुद रात भर अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम कराने में गुजारी है कि कहीं किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कहीं मौत नहीं हो जानी चाहिए। कोरोना की 3 लहरों से तो दिल्ली उबर गई, लेकिन चौथी लहर ने दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल दी है। मिलन शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब आप अंदाजा लगाइए दिल्ली के अस्पतालों की यह हालत है। ऑक्सीजन वहां पर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो हमारे देश के दूसरे राज्यों के जिलों कस्बों का क्या हाल होगा। हमारे साथ इस समय डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, जुड़ चुके हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट IMA के डॉक्टर राजन शर्मा हैं, डायरेक्टर फोर्टिस गुरुग्राम है डॉक्टर राहुल भार्गव, और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान भी जुड़ेंगे। डॉक्टर भार्गव, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर भार्गव, पहले तो आप हमें ये समझाइए कि अगर ऑक्सीजन की इतनी कमी है तो कैसे इलाज हो रहा है, और ये कुछ हॉस्पिटल्स में 5 घंटे 6 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है,
ये कितना खतरनाक है? पहली बात तो ये समझिए कि जिस प्रकार से आपदा आई है, शायद हमने उसी हिसाब से अपनी सेंसिटिविटी भी खो दी है। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में कोविड के अगेंस्ट युद्ध में। क्यों? क्योंकि 2 से 3% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और 2 से 3% कंपाउंडिंग तरीके से 5 से 6 दिन तक ऑक्सीजन पे रहते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। अगर इनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इनकी हार्ट की गति बढ़ती है, लंग्स की परेशानियां होती है और मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। और इस बार यंग लोगों को 30 साल, 20 साल, 25 साल के लोगों को 80 सैचुरेशन पहुंच रहा है, जो 3-4 लीटर की ऑक्सीजन पे मेंटेन करे। तो ये बात तो पक्की है कि ऑक्सीजन की जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट आई वो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी और हमारे को जरूरत थी। हम अब आंकड़ों की बात करते हुए कहता हूँ ऑक्सीजन वॉर हो गई है। आज की तारीख में आप देखिए, प्रीता रेड्डी जी ने ट्वीट किया 4 घंटे पहले कि पानीपत से ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली नहीं आ रहा, फोर्टिस गुड़गांव में राजस्थान से हरियाणा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ रहा। क्या ये फेडरल स्टेट है? क्या आज देश टूट रहा है ऑक्सीजन की लड़ाई पे? क्या आज सेंटर एक उपाय नहीं कर सकती एस्मा लागू करके कि सारी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई हम ले ले? क्या आज भी हम पॉलिटिक्स करेंगे कि दिल्ली अलग भाग रहे, उत्तर प्रदेश अलग भाग रहे, हरियाणा अलग भाग रहे? आप ये कहिए 3 घंटे 4 घंटे जब आप तीमारदारों को बोलते हैं कि 3 घंटे की ऑक्सीजन है, आज मैसेज है कि आप फर्दर पेशेंट नहीं ले सकते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्योंकि शायद कोई ना कोई स्टेट ऑक्सीजन को होल्ड कर रहा है या वो टैंकर नहीं आने दे रहा। तो आप ये बताइए कैसे चलेगा? ये देश है या एक बहुत सारे राज्यों का समूह है? ये मैडनेस क्यों है? जिस समय हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए था, हम उस मैडनेस में अपने आप को गिव इन करते जा रहे हैं। सेंसिटिविटीज खत्म होती जा रही हैं। इतना बड़ा देश है, ट्विटर पे आप देखते हैं कि सारी चीजें ठीक है, रिलायंस ने इतना दे दिया, IOCL ने इतना दे दिया, इंडस्ट्री में इतना दे दिया, तो लोग क्यों सफर कर रहे हैं? लोगों को क्या सफर करने में मजा आ रहा है? सर, आप डॉक्टरों की हालत सोचिए। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं पॉलिटिशियन, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आज आपके काम की समन्वित रूप से जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। वी आर लैकिंग इन कोऑर्डिनेशन एंड पीपल आर डाइंग। पीपल आर डाइंग, प्लीज लिसन टू अस। डॉक्टर भार्गव, हम स्तब्ध हैं आपकी बात सुनकर, और इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, और अगर आपकी ये हताशा है, अगर आप इतने विचलित हैं, तो आप हमारा अंदाजा लगाइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर भार्गव, आप हमारे देश के आम इंसान का अंदाजा लगाइए कि उसके मन पर क्या गुजरती होगी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, जब हम ये कहते हैं, ये खबर चलाते हैं कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, तो डॉक्टर राजन, डॉक्टर अंशुमान, आप सोचिए डॉक्टर भार्गव की क्या गुजरती होगी तीमारदारों पर, परिजनों पर, घर वालों पर, माता पिता पर, अपने उन बच्चों पर जिनके माता पिता एडमिट हैं, उन माता पिता पर जिनके बच्चे एडमिट हैं, उन घर वालों पर जिनका कोई ना कोई एडमिट है, भर्ती है और ऑक्सीजन पर है। अफसोस होता है। एक मरीज ने इमरजेंसी में ये पूछा कि क्या सर सेंटर और स्टेट की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है? उसको सर सेंटर स्टेट से मतलब नहीं है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, वो जीवनदायिनी संजीवनी बूटी चाहिए, ऑक्सीजन प्लीज दे दीजिए। डॉक्टर भार्गव हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लीज दे दीजिए। यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन, कैसे इस कमी को पूरा किया जाए और कैसे वो आश्वासन हम उन लोगों को दें जिनके अपने ऑक्सीजन पर हैं, जो मौत के मुंह में हैं, जो लड़ रहे हैं, जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उन्हें आज कैसे आश्वासन दें? और ये स्थिति कितनी विकट, कितनी गंभीर है डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर श्रीकांत, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सर? दोनों जी जी सईद साहब, मैं आपको सुन रहा हूं। जी, आप बताइए सर, यही सवाल, क्या करेगा आम इंसान, कैसे कमी पूरी होगी ऑक्सीजन की? जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए, डॉक्टर भी एक आम इंसान है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन हम लोगों को मेडिकल साइंस की नॉलेज है, प्लस ग्राउंड रियलिटी पे होती हुई चीजें दिख रही है। डॉक्टर राहुल भार्गव ने जो कहा, अक्षरशः स्थिति वही है। और दिल्ली या NCR में अगर यह हालत है तो सोच सकते हैं कि देश में
जो छोटी छोटी जगहों पे क्या हालत हुई होगी। अब चलिए हम दोनों बातें कर लेते हैं। समस्या समझना इसलिए जरूरी है, बिना समस्या के समाधान पे हम पहुंचेंगे। आज की डेट में अब ये वायरस नोवल कोरोना वायरस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दिसंबर 2019 का वायरस है। बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए और चाइना ने 12 फरवरी 2020 को जो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस चाइना में हुए, उससे मार्च एंड तक उसने अपनी सारी पॉलिसी ठीक करके कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइना ने आंकड़े छुपाए, इंडिया आंकड़े छुपाने में कोई कम नहीं है, सब जानते हैं। आज जो स्थिति बनी, इसका आकलन, इसका अंदाजा पहले से था कि ये स्पाइक जब आएगा, क्योंकि वी आर लैगिंग बिहाइंड 3 months फ्रॉम यूके में जनवरी में प्रॉब्लम हुई थी, हमारे यहाँ होना था। आज देखिए 73 साल आजादी के बाद हमारी लड़ाई, हमारे मुद्दे किन चीजों को होते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कभी प्रायोरिटी पे रखी नहीं गई। 1 साल में भी हमने कोई लेसन नहीं लिया कि हमें क्या व्यवस्था चाहिए थी। कोविड के मैनेजमेंट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन, बेड और मॉनिटरिंग सिस्टम। वो भी कितना, डॉक्टर राहुल ने सही बताया कि लेस देन 1%। 80% तो एसिम्प्टोमेटिक जा रहे हैं आपके, 20% में कुछ सुविधाओं की जरूरत होती है और बहुत कम में ऑक्सीजन, और उससे कम में वेंटिलेटर की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस बस पूरे कोविड टाइम में कोरोना का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मैनेजमेंट कोरोना का हुआ। मेडिकल मैनेजमेंट एंड मेडिकल नजरिए से देखा नहीं गया कोरोना के प्रॉब्लम को। और आज हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं जहां सारे पॉलिटिशियंस क्रेडिट लेने के लिए आगे आ रहे थे, अब कहां छुपे बैठे हैं। एडवर्टीजमेंट पे इतने खर्चे हो रहे थे। पिछले 1 साल में हम कोटा हॉस्पिटल बना सकते थे, 25 से 30 हजार बेड अब टेम्पररी तैयार कर सकते हैं, और ऑक्सीजन प्लांट भी हम बना सकते थे, जो प्लांट एग्जिस्टिंग उसके अलावा, मतलब प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते थे। आज बात होने चालू हुई कि हॉस्पिटल बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट हम तैयार कर लेते हैं, हर हॉस्पिटल को देते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं की? अब क्या है समाधान? बहुत सिंपल सेंटेंस में समझिए, मिक्सचर ऑफ पॉलिसी, मतलब नीति निर्धारण में कई चीजें मिक्स करनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से दवाओं की कीमत निर्धारित होगी, हेल्थ मिनिस्ट्री ये करे, खत्म कीजिए इसको, टेक आउट द एक्सट्रैक्ट, फिक्स अ मिक्स पॉलिसी सिस्टम, और ये पॉलिसी जो निर्धारण होगी पूरे भारत के लिए एक पॉलिसी होगी। कोई स्टेट नहीं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस जुडिशियरी, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्टेट से कोई मतलब हमें नहीं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ, पूरे कंट्री में एक नियम लगेगा। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द पब्लिक, एंड पब्लिक डिमांड शुड बी क्लियर, एंड टुगेदरनेस। सबको इकट्ठा जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। जब ये समय निकल जाए, ये राजनेता लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, ये कर लेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे सही साहब कि ऐसा हुआ क्यों नहीं आज तक? क्योंकि जनता ने मांगा नहीं। आपने 370 मांगा, मिल गया। राम मंदिर मांगा, मिल गया। आपने स्वास्थ्य सेवाएं मांगी कब? आप मांगिए, नहीं मिले तो आप बताइए कि बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आज एक्यूट क्राइसिस है, ऑक्सीजन की व्यवस्था इनको करानी पड़ेगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, हमारा संविधान कहता है इनकी ड्यूटी है जरूरत को पूरा करना, और फंडामेंटल राइट है, राइट टू हेल्थ। अगर ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, पॉलिटिशियन अकाउंटेबल हैं, राजनेता अकाउंटेबल हैं, जितने लोग जीत के गए हैं चुनिंदा, चाहे सरकार में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे, वही अकाउंटेबल हैं। इनको करके देना पड़ेगा। आ रहे हैं डॉक्टर भार्गव आपके पास। डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर भार्गव ने इस वक्त जो बातें की हैं, हम पिछले कम से कम 1 महीने से हर रोज बहुत सारे डॉक्टर से इस तरह से बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज आप दोनों में हमें गुस्सा नजर आ रहा है। आज आप दोनों काफी विचलित नजर आ रहे हैं। आज आप दोनों आंदोलित दिखाई दे रहे हैं, और ये जो गुस्सा है आप लोगों का, विश्वास कीजिए, तीनों डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, 4 हैं, एक और हैं, ये हमारे देश की जनता का गुस्सा है, उसकी नाराजगी है। वो बेचारी समझ नहीं पा रही कि हम क्या करें। डॉक्टर श्रीकांत, ऐसे में क्या करें लोग? आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, वहां पर भी सैकड़ों मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, कैसे पूरी कर रहे हैं आप? क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसको सारे लोग मिलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। किसी एक वर्ग पे अपन अगर दोष दें तो वो भी शायद सही नहीं होगा। पॉलिटिशियन तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से सारा कुछ, ऐसे बोल नहीं सकते हैं, पर हाँ, सारे मिलकर के एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा देश में कमी हुई है, खास करके दिल्ली में बिना ऑक्सीजन के कोई अगर मर जाए तो इसको बहुत बड़ा पाप कहते हैं, जो कि अभी हो रहा है। और ऑक्सीजन एक साधारण चीज़ है, अगर ऑक्सीजन मिल जाए सफिशिएंटली तो घर पे भी बहुत लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है। ऑक्सीजन के बिना घर पे रह कर के ट्रीटमेंट करना ही बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। हालांकि ये अराउंड 1 to 2% केसेस में ज़रूरत पड़ती है,
और इसके बिना जान खत्म हो सकती है। इस बीमारी में खास करके एक चीज़ यह है कि मरीज को मालूम नहीं चलता है कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। 90 तक 85 तक तो उसको पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद में एकदम से जब ड्रिप करता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए वो इधर उधर भाग भी नहीं सकता है। वो सोचता है हाँ मैं तो ठीक हूँ, 90 ऑक्सीजन हुआ तो भी क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन वो एकदम से जो चीज़ गिर जाती है उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ऑक्सीजन की समस्या बहुत बड़ी है, और इसके अलावा अभी थोड़ी दवाइयों की समस्या भी आना शुरू हो गई है। ठीक है डॉक्टर, पूरा देश कोरोना से युद्ध लड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,14,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। 2100 से ज्यादा मौत हुई है। ये अभी तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संकट है वो संकट ये है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। दिल्ली, लखनऊ, पुणे, पटना की तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये हाल पूरे देश का है और मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। और हॉस्पिटल्स अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ये कहते हुए कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर राजन भार्गव भी जुड़ चुके हैं। राहुल भार्गव हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शर्मा, आपके पास हम आए, लेकिन डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे थे। डॉक्टर भार्गव, आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन उससे पहले सर हमें यह भी बताइए कि क्या फर्स्ट फेज के बाद भी हमने सबक नहीं सीखा और हम लगातार एक्सपोर्ट करते रहे ऑक्सीजन? हमारे पास स्टोरेज का कोई माध्यम नहीं था या हमने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की? देखिए, ये बात तो पक्की है कि हमारे से ओवरसाइट फेलियर तो है। फरवरी के महीने में अमरावती से सीधे सीधे डायरेक्ट क्लूज थे कि कोरोना का म्यूटेशन हो रहा है और ये वेव तेज होगी। फरवरी के महीने में एक्सपर्ट्स ने बोला भी था, और अगर हार्वर्ड की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं वहां से भी हवाले से था कि फरवरी मार्च में वेव आएगी। अब इश्यू इस बात का है, आज ऑक्सीजन प्लांट भले ही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमारे को दे दिया गया हो, पर क्या ग्राउंड लेवल पे हमने उसको सुचारू रूप से बनाया है? क्या हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई है? क्या हमने उसके ट्रक्स जो लेके कैरी करते हैं उनको बढ़ाया है? और आज आप देखिए, आज कितनी बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से सरकार सुनती है, हम सब जानते हैं, क्योंकि आपका चैनल सबसे फेवरेट लोगों का है। आप ये बात समझिए, सड़क पे ट्रक्स खड़े हैं, उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। इससे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या समझते हैं? आज संगीता रेड्डी जी ने, अपोलो हॉस्पिटल की मालिक जो है, सीईओ है, उन्होंने ट्वीट किया कि पानीपत से मेरा ट्रक दिल्ली की तरफ नहीं आ पा रहा। राजस्थान से, भिवाड़ी से जो ट्रक दिल्ली गुड़गांव आना है उसको नहीं आने देना जा रहा। ये कहाँ का लॉजिक है? देखिए, आपके पास ऑक्सीजन हो सकती है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाना भी आवश्यक है। एक बात है कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, वो तो जो कर दिया उसको भूल जाइए। आज आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पर उसमें वर्किंग एफिशिएंसी तो लाना जरूरी है। आपके पास एआई है, आपके पास इन्फोसिस है, आपके पास टीसीएस है, ऐसी कंपनीज है जो दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं। क्या वो ओवरनाइट सॉफ्टवेयर नहीं बना सकती कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने कैसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हम देश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर भार्गव, सेंटर बोल रहा है, स्टेट को कह रहा है, ये कब तक खत्म होगा? डॉक्टर भार्गव, मेरा निवेदन है सर, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और आज आप थोड़ा सा गुस्से में भी हैं, और हम आपके इस गुस्से को समझते हैं सर, क्योंकि आप मरीजों को मरता हुआ देख रहे हैं। आपके पास भी पूरे दिन में 100-150 फोन आते होंगे कि ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, बेड दिलवा दीजिए, और आप हेल्पलेस फील कर रहे होंगे। समझते हैं हम आपको। 20 साल का आदमी गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे अगले हफ्ते शादी है, मेरे बच्चे को बचा लो। आप ऐसी मंजर देखिए अस्पतालों के आगे, आप सिर्फ एम्बुलेंस देख रहे हैं, आप पैर में गिड़गिड़ा रहे हैं लोग कि हमें बच्चों को बचा लीजिए। ये क्यों? डॉक्टर राजन शर्मा, आईएमए जो है, आईएमए का काम क्या सरकार को कोई सलाह देना भी है? क्या आपको इस बात का एहसास था सर कि सेकेंड वेव बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है? और क्या आप ये समझते हैं कि जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी है, जिसका जिक्र भी इस चर्चा में हो रहा है? सैयद जी, सबसे पहले आईएमए ने हमेशा सलाह दी है कि इसकी तैयारी कीजिए, परंतु ट्रांसपोर्टेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज कुछ किया नहीं गया। आज डॉक्टर, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो डॉक्टर के ऊपर ब्लेम दिया जाता। हॉस्पिटल, आपने कहा अभी कि डॉक्टर अस्पताल अपनी उससे भाग रहे हैं, एम्बुलेंस इतनी पड़ी है। हम एक सिस्टम कोलैप्स की तरफ देख रहे हैं।
सारी दुनिया में स्पेनिश फ्लू इज द लीगल थिंग, दैट पैंडेमिक का सबसे बड़ा वो वही है। डॉक्टर किसी ने शर्मा, स्टडी नहीं किया है, कोई पैनल नहीं बना है। आज क्यों दवाइयों रेमडेसिविर और अब हर एक चीज को मार्केट किया जाता है, रेमडेसिविर और टोक्लेमेजिब है नहीं। मैं सुबह से 100-150 फोन लेता हूं, बेड दिलवा दो, रेमडेसिविर दिलवा दो, टोक्लेमेजिब दिलवा दो। डॉक्टर शर्मा, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर शर्मा। आज मैं एक बड़ी दुख नहीं, के साथ कह रहा हूं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं डॉलर की, और हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। किसी को पता नहीं था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एवरीबडी न्यू इट। द सेकेंड वेव इज गोइंग टू कम एंड इट इज गोइंग टू बी, ये आएगी और बहुत लीथल होगी। एक डॉक्टर अगर कह दे कि नहीं मेरे को पता था, तो मैं आई विल क्विट एवरीथिंग। नहीं, ठीक है। आप देखिए, डॉक्टर भार्गव भी यही बात कह रहे हैं, आप भी यही बात कह रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या आईएमए ने, क्या आपने और आप जैसी मेडिकल संस्थाओं ने सरकार पर दबाव बनाया, सरकार को पहले से आगाह किया, या आप सारे डॉक्टर्स जो हैं आज ये कह रहे हैं कि हम लोग पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं, हम इलाज करने को तैयार है, हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। लेकिन सर, आम आदमी तो आपके पास जाएगा ना। या आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार से ऑक्सीजन लें, या आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पहले से प्लान बनाकर रखें, या आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पहले से आप अपना जी कहाँ है सरकार? चलता है आईएएस से, पॉलिटिशियन से और बाबुओं से। सरकार हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ से नहीं चलता, डॉक्टरों से नहीं चलता। डॉक्टर राहुल, जस्ट गिव मी वन मिनट। सैयद जी, डॉक्टर इलाज करने में कभी नहीं पीछे हटता, ना नर्सेज ना बाकी। हम आज हमने शहीदियां देखी। सर माफ कीजिएगा डॉक्टर राजन, आज ऐसी कैसे केसेस और ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं सर, जहां हॉस्पिटल्स और डॉक्टर इसलिए डर रहे हैं कि हम मरीज को नहीं इसलिए ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता हमें ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन का तो ये क्या स्थिति है सर? डॉक्टर जब ये बोलने को मजबूर हो जाए कि आप घर पे इंतजाम कर लीजिए, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए और लगा लीजिए अपने मरीज को। मुझे एक बात बताइए। बिल्कुल सही कहा सैयद जी, आप मुझे बात बताइए, किसने रोक रखा है बॉर्डर पे? किसने ट्रक को रोका है? कल्पिबल आप इस नैरेटिव को चेंज कीजिए, आप इस नैरेटिव को चेंज कीजिए। सरकार की जिम्मेवारी अगर बॉर्डर से नहीं आ रही है, डोंट ब्लेम द डॉक्टर्स एंड द सिस्टम। यू हैव टू चेंज द नैरेटिव ऑफ दिस एंटायर डिबेट। ठीक है सर, ठीक है, हम सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज व्हिच हैव टू डू इट। ठीक है डॉक्टर राजन, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना डॉक्टर राजन, ये आप लोगों की जिम्मेदारी भी थी ना कि पहले से आप सरकार पर आप भी दबाव बनाते, हॉस्पिटल्स भी दबाव बनाते। सैयद जी, कितनी कॉरेस्पॉन्डेंस आप देख लो, सरकार कौन से दबाव में आ रही है? सैयद जी, डॉक्टर की बात इस देश में नहीं सुनी जाती है, सच्चाई है, ये हकीकत है। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर है, एंथनी फॉसी है, अमेरिका का एक्सपर्ट जो एडवाइस देता है जो बाइडेन को। हमारे देश में एक डॉक्टर बता दो जो प्राइम मिनिस्टर के पैनल में हो, स्टेट गवर्नमेंट के पैनल में हो। एंथनी फॉसी जैसा कोई नाम है आपके पास? आपकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बाबू करता है, आईएएस ऑफिसर करता है, जो पढ़ा रीड करके आता है। ठीक है सर, हम लोग बाद में लड़ लेंगे, हम लोग बाद में सरकार पर सवाल उठा लेंगे। सुनिए ना, हम बाद में कर लेंगे डॉक्टर राहुल और डॉक्टर राजन। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, आज हम क्या करें? इस स्थिति से कैसे निपटे? जो आप लोगों के पास फोन आ रहे हैं, जो हमारे पास फोन आ रहे हैं, जो ऑक्सीजन की कमी के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, अस्पताल में एडमिशंस के लिए, क्या करें डॉक्टर अंशुमान? क्या करे वो आम इंसान बेचारा, कहाँ जाए? उसके लिए भी तो कोई रास्ता निकालिए, उसको भी तो कुछ राहत दीजिए प्लीज। जी सही साहब, जो डिस्कशन चल रहा था उसको मैं शांत कर देता हूं। हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए आप ब्रॉडली समझिए, दो हिस्सा होता है हेल्थ केयर सिस्टम का। क्लिनिकल पार्ट जो डॉक्टर मैनेज कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो कि इन सारे सिस्टम को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक चीज होती है जिसमें दवाइयां, ऑक्सीजन, इस तरह की चीजें, इसको फीडबैक जिसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है HMS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये अपडेट भी हमें देता है कि एसेंशियल सर्विस लाइक ऑक्सीजन कितने दिन का स्टॉक है, कैसे मिलेगा, जिससे हम फर्दर फीडबैक देते हैं सेंट्रलाइज यूनिट को। सेम कंट्री में मंत्रालय होता है, उसको फीडबैक जाता है, सारा कुछ होना चाहिए, चलिए नहीं हुआ। अभी क्या करना है? वार फुटिंग पे
सबसे पहले इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद कीजिए, जिसमें स्टील इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, इन सब की सप्लाई बंद करके मेडिकल डाइवर्जन कीजिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी हॉस्पिटल्स जितने आपके पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत सारे एजेंसी जैसी हैं, जहां जहां है उसको अभी टेम्पररी शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द एपिडेमिक। जो एजेंसीज हैं आपकी, अलग अलग छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी एजेंसी, उनके रिसोर्सेज को, यूटिलाइजेशन को, कैरिंग को डाइवर्ट कीजिए। क्या है, क्रायोजेनिक ट्रक की जरूरत होती है, टैंकर की जरूरत होती है। मेजर प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन में, जितना प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं उससे ज्यादा ट्रांसपोर्ट। आइनॉक्स ने पिछले साल ही पेंडेमिक के बाद उसमें 2 नए प्लांट लगा लिए थे। ठीक है, डिमांड के हिसाब से भी प्रोडक्ट, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मेजर इशू हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन ये कीजिए। 4 मंत्रालय इन्वॉल्व है इसमें, जो ऑक्सीजन को एंड यूजर मतलब मरीज तक पहुंचाने में। सिंगल विंडो क्लियरेंस पॉलिसी कीजिए, एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से ना करे। सिंगल विंडो क्लियरेंस एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ है, सेंट्रलाइज कंट्रोल और पूरे कंट्री में एक पॉलिसी। उसके बाद अब जरूरत है प्रायोरिटाइजेशन की। किस स्टेट में ज्यादा केसेस निकल रहे हैं और ज्यादा खतरनाक केसेस निकल रहे हैं, दोनों बातें। अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं हो रही है। जहां ज्यादा खतरनाक, जहां जानलेवा हो रहे हैं, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, एक चीज है हैप्पी हाइपोक्सिया सिंड्रोम। डॉक्टर अंशुमान, हम आपको रोकना नहीं चाह रहे हैं, आपकी बात सुनना चाह रहे थे, लेकिन समय थोड़ा सा कम है। डॉक्टर श्रीकांत को हम शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर श्रीकांत, यहीं से आप डॉक्टर अंशुमान की बात को आगे बढ़ा दीजिए। और डॉक्टर भार्गव की एक बहुत अच्छी बात भी थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा? और सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला जो कॉन्सेप्ट यहां पर डॉक्टर अंशुमान ने दिया है, वो कितना कारगर हो सकता है, कितना जरूरी है वो? नहीं, डॉक्टर अंशुमान ने बहुत अच्छी बात कही है। अब ये पॉइंट खत्म हो गया, अब अपन एक जनरल लोगों को क्या करना चाहिए उस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ज्यादा, मेरे ख्याल से थोड़ा लोगों को भी पता चलना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए, किस पॉइंट पे कैसा होना चाहिए। सारे लोगों को, जितने कोरोना पेशेंट है, सबको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो अपन इस चीज के बारे में 1 मिनट के लिए मैं बोलूंगा। जैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम होता है तो हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है। अगर 85 से कम होता है सैचुरेशन, तो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन ही खाना है सारे ऑर्गन का और ब्रेन का। तो इसलिए 85 से कम होना ही नहीं चाहिए। और अगर 75 से कम हो जाता है तो जो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट फेल कर जाता है, उससे मेजरमेंट नहीं कर सकेंगे ऑक्सीमीटर से। जो ऑक्सीमीटर से हम मेजर करते हैं, आमतौर पर सारे लोग अभी मेजर कर रहे हैं, अगर 75 से कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन तो वो फॉल्टी दिखाएगा। सर, एडमिट कितने पे करवा देना चाहिए? यही बता रहा हूं, अगर 85 से कम है तो ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो गया है, तब तक अपन वेट नहीं कर सकते। तो अगर 90 से कम होता है तो अपन को एडमिशन की सोचना चाहिए। अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो अपन को ऑक्सीजन इनहेलेशन, कोई भी तरीके से ऑक्सीजन उसको दे करके रखना चाहिए 90 से ऊपर। 95 से ऊपर रहा हो तो अच्छा है, 90 to 95 इज द रेंज। उसके अंदर में अगर अपन रख सके तो इट विल मच बेटर। एक दूसरा ये है, डॉक्टर श्रीकांत, अब बात पूरी कर लीजिए सर जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो गया कार्यक्रम। जल्दी से यही बोल रहा हूँ कि रिस्की लोग जो हैं, जो एडवांस एज है, जो 70 साल से ज्यादा है, वो 10 गुना चांस है उनमें मरने की कोरोना से। ठीक है, तो इसलिए उनको एज ज्यादा, ओबीस जो है वो। ठीक है सर। डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राजन, आप चारों का बहुत धन्यवाद।